हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी। पीपल्स अकेडमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपका एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आपका यूजीसी नेट एग्जाम हो, दोनों एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 होगा। विल ट्राई टू ब्रिंग मैनी अदर पार्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल पीपल्स अकेडमी एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। इसके जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो ये है हमारा पीडीएफ एंड देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द एक्रोनियम पोस्ट कॉर्ब। तो पोस्ट कॉर्ब एक एक्रोनियम है जिसमें कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग 7 एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो ये किसने कॉइन किया है पोस्ट कॉर्ब टर्म? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ल्यूथर गुलिक। इनके द्वारा ये एक्रोनियम दिया गया पोस्ट कॉर्ब। एंड मैं आपको बता दूं कि इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के 7 एलिमेंट्स बताए इन्होंने। पहला हमारा हो गया प्लानिंग यानी कि पी। फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग, ये आप नोट्स आई होप बना रहे हैं इन क्वेश्चन से। एंड इसके साथ साथ तीसरा हमारे पास है स्टाफिंग। एंड फोर्थ वी हैव directing, and then fifth is coordination, and then sixth is reporting, and 7 is budgeting। तो ये 7 एलिमेंट्स ल्यूथर गुलिक ने बताए हैं पोस्ट कॉर्ब एक्रोनियम में। ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के ये 7 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द मैनेजरल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सपोर्टेड बाय। तो देखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत तरह के व्यूज हैं और दो हैं हमारे पास, इंटीग्रल एंड मैनेजरल व्यू। दोनों मैं आपको बताता हूं। देखें, मैं आपको ऑलरेडी इस पे वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, आप जरूर जाके देखें उसको। एक होता है मैनेजरल व्यू, एक होता है इंटीग्रल व्यू। इंटीग्रल एंड मैनेजरल व्यू। देखिए, मैनेजरल व्यू ये कहता है कि सिर्फ जो मैनेजमेंट वाली एक्टिविटीज हैं वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ठीक है, जो मैनेजमेंट वाली एक्टिविटीज हैं वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ये मैनेजरल व्यू कहता है। इंटीग्रल व्यू ये कहता है कि सारी एक्टिविटीज, सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दो डिफरेंट व्यूज हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया क्या होना चाहिए। मैनेजरल व्यू कहता है कि सिर्फ मैनेजमेंट वाली चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बट इंटीग्रल व्यू वाले कहते हैं कि सारी एक्टिविटीज क्लरिकल हैं, मैनेजरल हैं, जो भी हैं वो सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। अब यहाँ हमें बताना है कि मैनेजरल व्यू को सपोर्ट कौन कौन करते हैं। तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन जो है, ये सारे मैनेजरल व्यू को सपोर्ट करते हैं। हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग, ल्यूथर गुलिक, वी.ए. थॉमसन। ठीक है, ये हैं मैनेजरल व्यू को सपोर्ट करने वाले। अब आप सोच रहे होंगे इंटीग्रल व्यू के भी हमें गूगल करके ढूंढने पड़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं। दूसरा जो ऑप्शन है, ये सारे वो हैं जो इंटीग्रल व्यू को सपोर्ट करते हैं। तो आपको यहाँ से दोनों व्यूज के जो सपोर्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, गूगल करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमेशा मैच द फॉलोइंग कभी कभी पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, ड्यूरिंग द पीरियड 1927 to 37 द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज फोकस्ड ऑन। तो देखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो इवोल्यूशन हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इवॉल्व हुआ एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, इसका इवोल्यूशन जो है, जो उसमें बहुत सारे स्टेजेस बताए जाते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन ये है कि देयर वर 5 स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड वो 5 स्टेजेस में से एक स्टेज था जो 1927 से 37 तक का था। तो इस स्टेज को क्या टाइटल दिया जाता था? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसको कहा जाता था एरा ऑफ प्रिंसिपल्स। आप हमेशा याद रखेंगे, एरा ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप याद रखेंगे। और ये पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, ये पहला स्टेज था।
ये आप याद रखेंगे। देयर वर 5 स्टेजेस, मैं आपको बता देता हूँ। स्टेज 1 जो था उसमें ये कहा गया कि जो ये है दिस वन, ऑप्शन नंबर ए जो है ये स्टेज 1 में था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कहा गया सेपरेशन, डाइकोटमी मतलब सेपरेशन, ये आप याद रखेंगे। डाइकोटमी मतलब सेपरेशन के पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। दूसरे में कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए प्रिंसिपल्स पे बेस्ड, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पे एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड होनी चाहिए। तीसरे में क्या हुआ, तीसरे स्टेज में ये हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तीसरे स्टेज में हुआ, इसको एरा ऑफ चैलेंजेस कहते हैं। फोर्थ स्टेज हमारे पास था जिसमें क्राइसिस शुरू हो गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये कहा जाने लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट डिसिप्लिन है ही नहीं। और फिफ्थ स्टेज में ये कहा गया कि अब से भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट डिसिप्लिन है। तो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिसिप्लिन माना गया, अलग एकेडमिक डिसिप्लिन माना गया, और ये 1970s के बाद वाला स्टेज है, ठीक है। इनकी डेट्स आपको टेलीग्राम में वीडियोस हैं अवेलेबल एंड पीडीएफ भी अवेलेबल है एवोल्यूशन पे, तो वहाँ पे पूरे नोट्स हैं, आप जाके रिवाइज जरूर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग हमें यहाँ पे देखने हैं। तो देखें ये बहुत ही मुश्किल, टिपिकल और बहुत ही आसान भी हम कह सकते हैं क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किसने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैंक जे गुडनो ने कौन सी बुक लिखी है। तो इन्होंने लिखी है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1 को हो गया बी, ठीक है। 1 को क्या हो गया यहाँ पे, 1 को हो गया बी। तो 1 को बी यहाँ पे कहाँ कहाँ है, 1 को बी सिर्फ इसमें है। देखो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब देख लेते हैं 2 को हमारे पास क्या होगा, एल डी वाइट ने कौन सी बुक लिखी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 2 को सी, तो यहाँ पे 2 को सी है, ठीक है। 3 को क्या है, विड्रो विल्सन ने क्या लिखा, विड्रो विल्सन ने किताब लिखी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है। 3 को डी, यहाँ पे 3 को डी आप देख पा रहे हैं। एंड लूथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक ये 2 हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये किताब लिखी पेपर्स, इन्होंने पेपर लिखा बेसिकली, पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप ये जरूर ध्यान में देना कि ऑप्शंस में किस तरह से है, ठीक है। बेसिकली यूजीसी नेट में इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। अदरवाइज अगर हम पीजी एंट्रेंसेस की बात करें जो स्टेट यूनिवर्सिटीज लेती हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल सीधे सीधे 4 ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ा के हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट आपको अगर मुश्किल क्वेश्चन भी आए तो यू आर एबल टू सॉल्व दैट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर गेव द बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। तो बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल दिया है हमारे पास हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि भाई जो ह्यूमन बींग्स हैं ये रैशनल तो जरूर हैं, बट इनकी रैशनैलिटी लिमिटेड है, ठीक है। ये रैशनल तो है लेकिन देयर आर लिमिटेशंस, देयर आर लिमिटेशंस टू ह्यूमन रैशनैलिटी। इसीलिए उन्होंने कहा कि द रैशनैलिटी इज बाउंडेड, ठीक है। तो एक इन्होंने ये भी कहा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये प्रोवर्ब्स हैं, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस प्रोवर्ब्स हैं। फालतू में ये थिंकर जो है प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं। हर जगह पे एक प्रिंसिपल, एक तरह का प्रिंसिपल जो है अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हर्बर्ट साइमन सेड। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हर्बर्ट साइमन की एक इंपॉर्टेंट किताब है प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने इस पर किताब भी लिख दी, प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखें इस तरह से एमसीक्यू डिस्कशन आपको मुझे नहीं लगता है फ्री में कहीं पे करवा रहे हैं। प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने तो पेड प्लेटफॉर्म में भी इस तरह से नहीं करवाते हुए देखा है। प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये इनकी किताब है, आप याद रखना। और एक और किताब है इनकी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये 2 किताबें हैं इनकी, हर्बर्ट साइमन की। बहुत सारी जानकारी इनके रिगार्डिंग में आपको बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर 6th क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड पहला क्या आता है, द फर्स्ट मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस टूल प्लेस नहीं है, टुक प्लेस है, ठीक है। तो मिस टाइप है थोड़ा सा, टुक प्लेस इन 1968। बिल्कुल 3 मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ठीक है। एक 1968 में हुई है, एक हुई है 1988 में, और एक हुई है 2008 में। ये आप याद रखेंगे, ये कभी कभी सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है। 68, 88 एंड 2008, ठीक है। एंड दूसरा, ये पहला तो ठीक है, दूसरा इट वाज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ हर्बर्ट साइमन। तो नहीं, हर्बर्ट साइमन के अंडर नहीं थी ये, इसको प्रिजाइड हम कह सकते हैं नहीं कर रहे थे हर्बर्ट साइमन, बट इसको कोई और प्रिजाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एंड इसके साथ साथ इट गेव राइज टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल यहाँ से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइडिया है वो यहाँ से निकल के आया, ये आप याद रखेंगे। सो बेसिकली 1 and 3 इज करेक्ट। सो यहाँ पे हो गया 1 and 3 इज करेक्ट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस जो 1968 की थी, ये इसको प्रिजाइड हर्बर्ट साइमन नहीं कर रहे थे, तो कौन कर रहे थे? तो आप याद रखना, ड्वाइट वेल्डो इनका नाम था, ड्वाइट वेल्डो, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th हमारे पास है, हु कॉल्ड द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म। तो ये कहा है फ्रेडरिक्सन। फ्रेडरिक्सन एक पर्सन है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है, जिन्होंने कहा है, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन इनका पूरा नाम है। इन्होंने कहा था कि ये सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म है, ठीक है। तो किसको कहा है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है। तो पहले क्या था, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा था, ब्यूरोक्रेसी पे ज़्यादा फोकस हो रहा था, ठीक है। लेकिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया जो आया बाद में, थिंकर्स ने कहा कि नहीं, ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम तो वर्कर ही कर रहा है ना उसका भी, और इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, सोशल फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होने लगी, तो एक नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया है, जिसको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये 1950-60s में ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया जो है इमर्ज हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 हमारे पास है, द स्टेटमेंट वी डू नॉट नीड मोर गवर्नमेंट, वी नीड बेटर गवर्नमेंट, ठीक है। वी डू नॉट नीड मोर गवर्नमेंट, वी नीड बेटर गवर्नमेंट, ये किसने कहा है? अब यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है। तो ये स्टेटमेंट जो है किस चीज से रिलेटेड है, यहाँ पे देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये सारी चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। तो यहाँ पे ये है रिलेटेड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से, ठीक है। दो लोग थे जिनका नाम है ऑसबॉर्न एंड गेबलर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, ऑसबॉर्न एंड गेबलर, इन्होंने एक बुक लिखी, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने, ये बुक इन्होंने लिखी है अराउंड 1993 में। इसमें इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसमें प्राइवेटिज्म थोड़ा सा होना चाहिए। प्राइवेटिज्म थोड़ा सा होने का मतलब ये है कि ये सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, इसमें एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और यहां से आइडिया निकल गया है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में 3 ईज थे, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या थे वो, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या हुआ, प्राइवेटिज्म पे ज्यादा फोकस किया गया। आई होप दिस इज क्लियर। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स जब होगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो स्टेट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा है बहुत सारी चीज़ों में, प्राइवेट सेक्टर आ गया है। तो प्राइवेट सेक्टर से ही मानते थे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वाले कि भाई एफिशिएंसी इससे होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 ईज ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, सॉरी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है यहाँ पे, आप ये ध्यान यहाँ पे देंगे, इट्स न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नॉट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पीडीएफ जब टेलीग्राम में मैं आपको दूंगा, टेलीग्राम में पीडीएफ पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मिसटाइप हुआ है तो मैंने फिर भी मिटा दिया है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के 3 ईज बताए इन्होंने, 3 बेसिक एलिमेंट्स। उसमें एक था एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। एसेंशियल कुछ भी नहीं था, एसेंशियल ई कोई भी नहीं था। तो नॉट हमें बताना था कि कौन सा 3 ई में से नहीं है, तो वो एसेंशियल है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताता चलूँ, दैट इज कि जो टर्म है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये किसने दी है? ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो ये टर्म है, ये टर्म कॉइन की है एक पर्सन है जिनका नाम है क्रिस्टोफर हुड, क्रिस्टोफर हुड, ये आप याद रखेंगे, ये इनके द्वारा ये टर्म कॉइन की गई है, ठीक है, 1991 में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है। और ये 1990s में ही ये कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स मैंने आपको बताया किस तरह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन हमारे पास है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, हायरार्की। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक पर्सन सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स लेगा। वन वर्कर शुड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इसका मीनिंग यूनिटी ऑफ कमांड का। ये वन वर्कर शुड हैव 8 सुपरवाइजर्स, ये कॉन्सेप्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप का। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप का। ठीक है, और किसने दिया है ये फंक्शनल फोरमैनशिप का 8 सुपरवाइजर वाला आइडिया किसने दिया है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे, आपका भी रिवाइज होता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉल्ड हायरार्की ए यूनिवर्सल फिनोमिना। तो हायरार्की को किस पर्टिकुलर थिंकर ने कहा कि भाई ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये कहा है हेनरी फायोल ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई हायरार्की जो है यूनिवर्सल फिनोमिना है, हर जगह हायरार्की देखने को मिलती है। आई होप। और इन्होंने पता है इसको क्या कहा, फायोल ने इसको कहा स्केलर चेन, स्केलर चेन। फायोल ने हायरार्की को स्केलर चेन नाम भी दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, अमिताय एट ज़योनी क्लासिफिकेशन अथॉरिटी इंक्लूड्स 3 फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अमिताय एट ज़योनी ने अथॉरिटी को क्लासीफाई किया है, कुछ टाइप्स बताए हैं अथॉरिटी के। तो यहाँ पे वो 3 टाइप्स तो हैं, बट एक ऐसा टाइप है जो उन्होंने नहीं बताया है, तो वही मैं बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि अथॉरिटी कोएर्जो हो सकती है, ज़बरदस्ती वाली अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी जो है ये नॉर्मेटिव हो सकती है, ठीक है, आइडियल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड। और अथॉरिटी जो है यूटिलिटेरियन हो सकती है। लेकिन ट्रेडिशनल अथॉरिटी का उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है हमारे पास कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी का किसी ने दिया है क्या टाइप या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही फेमस अथॉरिटी को क्लासीफाई करने वाले थिंकर है मैक्स वेबर नाम से। मैक्स वेबर कहते हैं कि अथॉरिटी 3 तरह की हो सकती हैं। एक वो जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स पे बेस्ड है, एक वो जो किसी पर्टिकुलर लीडर की लीडरशिप स्किल्स, जिसको कहते हैं क्रिज्मेटिक, ठीक है, अथॉरिटी। तीसरी लीगल रैशनल अथॉरिटी, लीगल रैशनल अथॉरिटी। ठीक है, 3 तरह की अथॉरिटी है जो मैक्स वेबर ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका क्या था, हमें बताना था कि एट ज़योनी ने कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, तो उन्होंने ट्रेडिशनल नाम का कुछ भी नहीं बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइन एजेंसी। तो देखिए अब क्या है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनमें एक और है जिसको कहते हैं लाइन स्टाफ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं, एक है लाइन, एक है स्टाफ, और एक है ऑक्सिलरी। ठीक है, लाइन, स्टाफ, ऑक्सिलरी। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में 3 एजेंसीज की बात करते हैं कि ये 3 एजेंसीज होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, लाइन, स्टाफ एंड ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे लाइन में से एक ऐसा है जो लाइन में नहीं आता है। ठीक है, बेसिकली लाइन वो टाइप ऑफ एजेंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की जो सेंट्रल एजेंसी है। ठीक है, जिस तरह से डिपार्टमेंट्स होते हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी जो है ये लाइन का पार्ट नहीं है, ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना था नॉट ए लाइन एजेंसी। तो ऑक्सिलरी यहाँ से, क्योंकि ऑक्सिलरी एक अलग से लाइन एजेंसी है, वो लाइन एजेंसी का लाइन का पार्ट नहीं है। लाइन अलग है, स्टाफ अलग है, ऑक्सिलरी अलग है। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, ये हायरार्की में हम इसको समझ सकते हैं। देखो करेक्ट ऑप्शन तो ये है, कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास हो गया ऑक्सिलरी, ये हमारे पास हो गया स्टाफ, ये हमारे पास हो गया लाइन। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से समझते हैं। तो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन में जो हायर डिसीजन मेकिंग है, जैसे प्रिंसिपल है, जैसे वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है, ये आगे लाइन में। स्टाफ में आगे जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं या फिर डीन्स होते हैं। और ऑक्सिलरी में आ गया छोटे मोटे एम्प्लॉयज़, जो कि जैसे क्लरिकल एम्प्लॉयज़ हैं,
कैशियर्स, अकाउंटेंट्स, ठीक है, ये सारा इस तरह से ये बात करते हैं एजेंसीज की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 हमारे पास है, हु हैज प्रपोनेड द आइडिया ऑफ गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक का आइडिया जो है ये किसके द्वारा किया गया है प्रपोज? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, हेनरी फेयोल, ये FAYOL है, ठीक है। गैंग प्लैंक का आइडिया इन्होंने ही दिया है। गैंग प्लैंक होता है, मीनिंग यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे है ABCD, ये हायरार्की है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप, और यहाँ से भी है फिर ए बी सॉरी जस्ट ए सेकेंड, और यहाँ से भी है ABCD, ये भी हायरार्की है। ये एक डिपार्टमेंट है, ये दूसरा डिपार्टमेंट है। यहाँ इन दोनों डिपार्टमेंट्स में इनकी जो लेवल है वो सेम है, ए यहाँ पे सेम लेवल पे है, ए यहाँ पे भी सेम लेवल है। एक तरीका है कम्युनिकेशन करने का कि ए पहले बी को बोले, बी सी को बोले, सी डी को बोले, फिर डी दूसरे डिपार्टमेंट के डी को बोले, फिर वो सी को बोले, फिर बी को बोले, फिर ए तक बात आए। ये है सिंपल प्रोसीजर। लेकिन गैंग प्लैंक होता है अगर सीधा ए एक डिपार्टमेंट से अपने ही लेवल के दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ कम्युनिकेट करे, इसको कहते हैं गैंग प्लैंक, शॉर्टकट एक तरह का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट एसोसिएटेड विद FW टेलर। तो FW टेलर से कौन सा ऐसा जो किताब है वो एसोसिएटेड नहीं है, यानी कि उन्होंने नहीं लिखी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है? करेक्ट ऑप्शन है, देखो, पीस रेट सिस्टम तो इन्होंने लिखी है, शॉप मैनेजमेंट इन्होंने लिखी है, आर्ट ऑफ कटिंग टूल इन्होंने लिखी है, ये इन्होंने नहीं लिखी है। वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, ठीक है, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन लिखी है किसने? ये लिखी है हमारे पास फ्रेडरिक हेज़बर्ग। फ्रेडरिक हेज़बर्ग, ये इन्होंने लिखी है, और इन्होंने क्या दी है? इन्होंने दी है टू फैक्टर थ्योरी। हेज़बर्ग ने क्या दिया है? टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। ये टू फैक्टर थ्योरी जो है ना, बेसिकली हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, उसमें से एक है टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं एक पर्सन को, और ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिससेटिस्फाई करते हैं, जो डीमोटिवेट करते हैं। तो उन्होंने कहा इस थ्योरी में कि देयर आर सर्टन फैक्टर्स विच आर डिससेटिस्फायर्स जो मोटिवेट नहीं करते, मोटिवेशन कम करते हैं, और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो सेटिस्फाई करते हैं, जो मोटिवेशन ज़्यादा करते हैं, उसको सेटिस्फायर का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर फॉर द इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इमर्ज हुआ, जिसमें ये कहा गया कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना सर्टन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और हमें वो प्रिंसिपल्स को डिराइव करना है। तो कौन सा यहाँ पे ऐसा था जो फैक्टर नहीं था साइंटिफिक मैनेजमेंट के इमरजेंस का? तो यहाँ पे क्या है? सोल्जरिंग, ये फैक्टर था, ठीक है। लैक ऑफ फोकस इन पर्सनल मैनेजमेंट, ये भी फैक्टर था। लैक ऑफ कॉपरेशन भी फैक्टर था। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स थी ही नहीं उस टाइम पे। यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स। अगर ये होता तो ये भी एक रीजन था साइंटिफिक मैनेजमेंट के इमरजेंस का, कि स्टैंडर्ड किसी भी टेक्निक का कोई स्टैंडर्ड नहीं था काम करने का। और साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले यही कहते थे कि भाई हर एक वर्क को काम करने का, हर एक वर्क करने का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यही फैक्टर नहीं था, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे होता लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स, तो वो एक फैक्टर था साइंटिफिक मैनेजमेंट को इमरजेंस होने का, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे, सोल्जरिंग क्या होता है? तो देखिए, सोल्जरिंग की जहाँ तक बात है, तो सोल्जरिंग का मतलब होता है कि वर्कर्स जानबूझ के अपनी कैपेसिटी से कम काम अगर करे, ठीक है, अपनी कैपेसिटी जितनी वर्कर की है अगर जानबूझकर उससे कम काम करता है वर्कर, तो उसको कहते हैं सोल्जरिंग, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर था कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स चाहिए थे कि क्यों एक वर्कर जो है अपनी कैपेसिटी से कम काम करता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको कम काम करने देते हैं, ठीक है, या फिर क्यों वो ऐसी कैसी कंडीशंस हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो उसको काम आता है उसको दिया नहीं गया है, कोई और काम दिया गया, ठीक है। तो ये नहीं था फैक्टर इमरजेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। और यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के इमरजेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है FW टेलर का। FW टेलर, इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 हमारे पास है, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्रिटिसाइज्ड एज कैपिटलिस्ट एंड डीह्यूमनाइजिंग।
तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को ही कहा गया कि भाई ये कैपिटलिस्ट थ्योरी है। ये कहती है भाई प्रिंसिपल्स डिराइव करो और सारे कामों में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अप्लाई करो। और दूसरी चीज़ क्या है, वर्कर से ज़्यादा काम करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाओ। बस यही है। यहाँ वैल्यूज़ का कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे वर्कर्स के सोशल फैक्टर्स की बात नहीं की जा रही है, उनको किन कंडीशंस में काम करवाया जाता है उनकी बात नहीं की जा रही है। बस ये बात की जा रही है तो किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, किस तरह से प्रॉफिट बढ़ेगा, किस तरह से वर्कर से ज़्यादा काम लिया जाएगा। इसीलिए उसको कहा गया कैपिटलिस्ट एंड डीह्यूमनाइजिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 हमारे पास है, हु सेड मेयो प्रैक्टिस्ड नॉट ए साइंस ऑफ मैन बट ए काउ सोशियोलॉजी। एल्टन मेयो ने क्या किया, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी दी। ठीक है, क्या किया, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी दी। और ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में क्या था कि भाई आखिर वर्कर जो है वो एक ह्यूमन है एंड बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसको मोटिवेट या डीमोटिवेट कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा कि वो किस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, तब जाके उसका काम देखा जाएगा कि इसने सही काम किया है कि नहीं किया है। और ये भी देखा जाएगा कि वर्कर के लिए सोशल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, एंड एक उसमें से थे जिन्होंने ये कह दिया कि इसने काउ सोशियोलॉजी का एक्सपेरिमेंट किया है, वो थे डेनियल बेल। ठीक है, इन्होंने कहा है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम किया है, किसने, एल्टन मेयो ने। उन्होंने एक कंडक्ट किए एक्सपेरिमेंट जिनको कहा जाए हैप्थरॉन एक्सपेरिमेंट्स। हैप्थरॉन एक्सपेरिमेंट्स एल्टन मेयो ने ही कंडक्ट कराए थे। ठीक है, हैप्थरॉन एक्सपेरिमेंट्स। और ये देखा था कि किस तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स को अगर हम चेंज करेंगे तो वर्कर के प्रोडक्शन पे चेंज आता है, उसके काम के लेवल पे चेंज आता है। 19 हमारे पास है, अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरिज्मा ऑफ इंडिविजुअल लीडर। ये कौन सी अथॉरिटी है जो पर्सनल क्वालिटीज और कैरिज्मा ऑफ लीडर पे बेस्ड होती है? मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये होती है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, एमपी फॉलेट, अकॉर्डिंग टू एमपी फॉलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। तो देखें, एमपी फॉलेट ने कहा कि भाई 3 तरीके हैं कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के। ठीक है, और उन्होंने कहा एक है कॉपरेशन, सॉरी एक है डोमिनेशन, और एक है कॉम्प्रोमाइज, और एक है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो बेस्ट मेथड है किसी भी पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है इट इज द बेस्ट मेथड। और ये 3 तरीके इन्होंने बताए थे, कॉपरेशन नहीं है कोई भी तरीका। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ने कहा कि सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में दोनों सॉल्यूशंस को देखा जाता है और एक एक हम कह सकते हैं एक मिडल पाथ चूज किया जाता है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और एमपी फॉलेट ने ही कॉन्सेप्ट दिया था पावर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पावर ओवर एंड पावर विद। ठीक है, पावर ओवर होता है मतलब एक किसी पे अपना पावर इन्फ्लुएंस करना है, असर्ट करना। दूसरा होता है पावर विद, कि जिसमें क्या होता है, पावर विद का मतलब है कि जो सुपीरियर होता है वो अपनी अपॉर्चुनिटी, वो दूसरों को अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास थे 20 क्वेश्चंस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी होंगी, बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ जो क्वेश्चंस में भी नहीं थे। सो दिस इज हाउ वी डिस्कस MCQs एंड वी ट्राई टू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड help you a lot. So just give your feedbacks in the comment section and share this particular channel to everyone whosoever is preparing for political science, whether entrance, UGC net, assistant professor exams or any other exam. So support People's Academy so that हम और MCQs आपके लिए लेके हैं। Till then, goodbye, take care and have a nice day. Thank you so much for joining People's Academy.